तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, गेम थ्योरी सब्जेक्ट हमारा है। अभी तक हम लोग ने दोनों यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आज हमारा अभी तीसरा यूनिट डिस्कस होने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। यूनिट नंबर 3 का पूरा सिलेबस आपको इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम कह रहा है कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। यानी जो आपका सिस्टम है वो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है भाई? वो जो आपके इंटरकनेक्टेड एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलके किसी भी कॉमन गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, यानी उसको हासिल करते हैं। गेम डिजाइन के अंदर की हम बात करें तो जो सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है किसको भाई? रूल को, प्लेयर्स को, ऑब्जेक्ट को, इंटरेक्शन को, जो एक दूसरे के साथ मिलके जो गेम है उनको प्ले करते हैं। मान लीजिए कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलेंगी तब तो चीजें प्ले होंगी ना। जैसे मान लीजिए कुछ रूल होता है गेम का, प्लेयर उसके अंदर इंटरेक्ट करेगा, उसका कुछ ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे इंटरेक्शन होगा, तो ये चीजें जो है परफॉर्म हो पाएंगी गेम की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिस्टम की, तो ये एलिमेंट्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के। रिलेशनशिप की बात करें तो ये कनेक्शन होता है बिटवीन द एलिमेंट। पर्पस की बात करें तो गोल जो सिस्टम का डिजाइन होता है अचीव करने के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें चेस गेम सिस्टम की, तो एलिमेंट आपका पीसेस हो गया, बोर्ड हो गया, प्लेयर हो गया। रिलेशनशिप की बात करें तो मूवमेंट रूल, मान लीजिए कि एक दूसरे इधर उधर मूवमेंट तो करना यहाँ पे जरूरी है। पर्पस की बात करें तो ये चेकमेट करता है ओपोनेंट को, ओके, यानी चीजों को चेक करने में मदद करता है। रूल रेगुलेशन जो चेक होते हैं वो इसी के द्वारा हो पाते हैं। अब हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम क्या होता है। ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हमने देख लिया है फिलहाल। दूसरा हमारा फ्रेमिंग की हम बात करें, फ्रेमिंग क्या होता है। तो फ्रेमिंग सिस्टम कह रहा है कि फ्रेमिंग मीन्स द डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम। यानी जो फ्रेमिंग है वो सिस्टम की बाउंड्री को डिफाइन करता है। यानी कुछ दायरा होता है, कुछ बाउंड्री होता है किसी भी चीज का, एक लिमिट होता है, वो चीजें होती हैं ये। और ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का पार्ट क्या है, एंड व्हाट लाइज आउटसाइड द सिस्टम, और सिस्टम के आउटसाइड में क्या लाइज करेगी, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें वीडियो गेम की, तो इनसाइड सिस्टम जैसे गेम रूल, कैरेक्टर्स, लेवल्स। आउटसाइड सिस्टम जैसे प्लेयर्स, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ये चीजें। तो फ्रेमिंग जो है वो मदद करता है डिजाइनर को फोकस करने के लिए रिलेवेंट एलिमेंट पे सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा आता है ओपन एंड द क्लोज सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या होता है भाई, इसको डीप में समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। यानी जो सिस्टम है उनको दो भाग में हम क्लासिफाई करते हैं, ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम क्या होता है, तो एन ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट। यानी जो ओपन सिस्टम है वो एनवायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के आउटसाइड से, ओके। और डायनेमिक एंड जो आपका एडेप्टेबल आता है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम हो गया जो इंटरेक्ट करता है इंटरनेट प्लेयर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि हम फ्री फायर पबजी की बात करें, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजों को इंटरेक्ट करने का काम करता है। इंटरनेट के माध्यम से जो प्लेयर्स होते हैं इसमें जुड़ते हैं, है कि नहीं। क्लोज सिस्टम की हम बात करें तो क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यानी जो क्लोज सिस्टम है वो उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ कंटेंट होता है और इसके पास लिमिटेड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे बोर्ड गेम प्लेयर की बात करें, विदाउट आउटसाइड इंटरेक्शन, कोई भी बोर्ड गेम है उसका आउटसाइड इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। वो सिंपल एज दैट अपना काम करेगा, अपना प्लेयर जो है लाएगा और उससे खेलेगा चीजों को। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंटरएक्टिविटी। क्या होता है भाई इंटरएक्टिविटी? तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरएक्टिविटी रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर एंड द गेम सिस्टम। यानी जो आपका इंटर एक्टिविटी है वो रिफर करता है कम्युनिकेशन को। किसके बीच के कम्युनिकेशन को भाई? प्लेयर के और जो गेम सिस्टम है उनके बीच के जो इंटरेक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं उनको। प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन को और जो गेम है रिस्पॉन्ड करता है उन एक्शन के अकॉर्डिंग। यानी प्लेयर जो है एक्शन को परफॉर्म करेगा और रिस्पॉन्ड जो है वो उसके अंदर के जो गेम होंगे वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे रेसिंग गेम की बात करें, मैंने बताया ही था, जैसे हम प्रेशर एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे तो कार का स्पीड इंक्रीज होगा। तो इंटरएक्टिविटी जो है वो एसेंशियल होता है किसके लिए? इंगेज करने के लिए गेम प्ले एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। अगला हमारा आता है मल्टी वैलेंट मॉडल ऑफ इंटरएक्टिविटी। यहाँ पे कह रहा है कि द मल्टी वैलेंट मॉडल ऑफ इंटरएक्टिविटी एक्सप्लेन द इंटरेक्शन इन गेम्स अकर एट द मल्टीपल लेवल। यानी जो मल्टी वैलेंट मॉडल जो होता है इंटरेक्टिविटी का वो एक्सप्लेन करता है इंटरेक्शन को गेम के अंदर, जो मल्टीपल लेवल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अकर होते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करें इंटरेक्शन की, तो अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन है। प्लेयर टू सिस्टम है, यानी प्लेयर इंटरेक्ट करेंगे गेम के रूल के और मैकेनिज्म के साथ, मैकेनिक्स के साथ। प्लेयर टू प्लेयर यानी इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल प्लेयर, यानी अलग अलग प्लेयर के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो होगा।
प्लेयर टू गेम कंटेंट यानी इंटरेक्शन होगा स्टोरी कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट के साथ, और ये जो मॉडल है वो शो करेगा इंटरेक्टिविटी को कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हमारा आता है इंटरेक्शन एंड द चॉइस, क्या होता है भाई, तो यहाँ पे गेम आर बेस्ड ऑन द चॉइस मेड बाय प्लेयर, यानी जो आपके प्लेयर हैं तो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जो गेम है वो काम करेगा। प्लेयर डिसाइड करेंगे एक्शन को जो इन्फ्लुएंस करना चाहे आउटकम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्लेयर है एज सिंपल एज दैट, मान लीजिए कि वो जो करना चाहेगा गेम के अंदर वही होगा, बात यही है। इंपॉर्टेंस की बात करें चॉइस की, तो ये क्रिएट करता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इंक्रीज करता है, प्लेयर के एंगेजमेंट को, मान लीजिए जो चीजें प्लेयर चेंज करवाएंगे खुद ब खुद, तो इससे क्या होगा, जो एंगेजमेंट होगा वो बढ़ेगा, और जो गेम है वो काफी ज्यादा डायनेमिक भी बनेगा। जैसे चूजिंग एज कैटेगरी इन अ स्ट्रेटेजी गेम, ठीक है, कैटेगरी को चूज करना स्ट्रेटेजी गेम, जैसे हम लोग बिगनर इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के गेम को चूज करते हैं ना, और उसके अंदर कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, तो ये चीजें होती हैं। अब हमारा आता है चॉइस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कह रहा है कि चॉइस मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन गेम, यानी ये क्या होते हैं, एक प्रकार के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, गेम के अंदर काम करते हैं। ये इंक्लूड करता है प्लेयर के डिसीजन को, गेम के रिस्पॉन्स को और रिजल्ट ऑफ डिसीजन को। जैसे प्लेयर चूज की हम बात करें, ये चूज करता है अटैक इनमी, डिफेंड अपोजिशन, यानी जो दुश्मन होते हैं उन पे अटैक करने का प्रोसेस, उससे बचने का प्रोसेस, तो ये डिसीजन जो है प्रोड्यूस करता है डिफरेंट आउटकम को, ठीक है ना। अब हमारा आता है एनाटोमी ऑफ चॉइस, यहाँ पे कह रहा है कि द एनाटोमी ऑफ चॉइस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेयर डिसीजन, यानी जो आपका एनाटोमी होता है वो चॉइस करता है, चॉइस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर को, प्लेयर के डिसीजन को। कंपोनेंट की बात करें तो डिसीजन पॉइंट आता है, यानी जो मूवमेंट होता है जब प्लेयर क्या होंगे, चूज होंगे, यानी मस्ट चूज। दूसरा अवेलेबल ऑप्शन, यानी डिफरेंट एक्शन प्लेयर कैन टेक, यानी अलग अलग एक्शन जो है प्लेयर क्या करेंगे, टेक करेंगे। आउटकम, यानी जो रिजल्ट होगा वो चूज करेगा एक्शन को, और कंसिक्वेंसेस यानी इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर गेम प्ले। गुड गेम डिजाइन इंश्योर द मीनिंगफुल एंड द बैलेंस चॉइस, यानी एक बेहतर गेम डिजाइन जो होता है वो इंश्योर करता है एक मीनिंगफुल एंड बैलेंस चॉइस को, ठीक है। और अगला हमारा आता है स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कह रहा है कि द स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी रिफर्स टू ऑल द पॉसिबल एक्शंस एंड द आउटकम दैट कैन अकर विद इन द गेम सिस्टम, इट इन अ गेम सिस्टम, यानी जो स्पेस है पॉसिबिलिटी है वो रिफर करता है कि सारे जो पॉसिबल एक्शंस हैं आउटकम के वो ऑकर होंगे, किसके साथ ऑकर हो सकते हैं, एक गेम सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये रिप्रेजेंटेड करता है गैंग, जो आपके गैंग होते हैं, जो गैंग होते हैं स्ट्रेटजीज के अवेलेबल होते हैं प्लेयर के अकॉर्डिंग उसमें, ठीक है। जैसे चेस की हम बात करें तो मेनी पॉसिबल मूव आर एंड स्ट्रेटजीज क्रिएट अ लार्ज स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज, मान लीजिए कि चेस के अंदर अलग अलग मूवमेंट अलग अलग होते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज उसके अंदर संभव है कि नहीं। इंपॉर्टेंस, ये इंकरेज करता है क्रिएटिविटी को, ये इनहेंस करता है स्ट्रेटेजिक डिजाइन डेप्थ को, साथ ही साथ ये गेम को काफी ज्यादा रिप्लेएबल बनाता है, यानी दोबारा रिप्ले हम कर सकें, ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। अब आप कितना तरीके से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेरा काम है चीजों को प्रोवाइड करना, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपको ही करनी है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए सारी चीजों को, एक दो बार चीजों को देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।